हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज आ रही मेरी, बात सुन पा रहे हो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहाँ हो यार बाकी सब लोग। सिर्फ 100 वॉचिंग है, ठीक है, सिर्फ 100 बच्चे हैं। कहाँ गई भाई बाकी। तुम्हें भी तो कोरोना नहीं हो गया। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार फटाफट शेयर करो बाकी बच्चों के पास, ताकि सारे के सारे ज्वाइन कर सकें, जल्दी से आए सबके सब। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दिस इज फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये आपको हर जगह काम आएगा। जैसे हम आजकल पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर काम आएगा। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसकी यूटिलिटी जो है वो हर जगह है, ठीक है, इसकी यूटिलिटी हर जगह है, तो हर जगह आपको काम आएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। तापमान को कौन सी चीज है जो कंट्रोल करती है, जो टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, जिससे तापमान कंट्रोल में रहता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि पूरी क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है तो वो कौन सा है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों। व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइमेट इज। सर क्लाइमेट क्या होता है। सर क्लाइमेट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एक एवरेज स्टडी हम जब करते हैं तो उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। सो दो वर्ड होते हैं मेरे पास। पहला जो वर्ड होता है मित्रों दैट इज वेदर, और दूसरा जो वर्ड होता है ना मेरे पास दैट इज क्लाइमेट। सो वी हैव दीज टू वर्ड्स। सो वेदर और क्लाइमेट। वेदर का मतलब क्या होता है दोस्तों। वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है, और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों। क्लाइमेट मीन्स नथिंग बट इट मीन्स जलवायु। सो दोनों चीज मेरे पास यहां पर उपस्थित है, वेदर भी है और क्लाइमेट भी है। सर ओनली डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब मैं बात करता हूं देयर आर वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बहुत सारी मेरे पास क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और इन सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर में जो सबसे बेकार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक बेकार कह रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों दैट इज टेम्परेचर। दूसरे नंबर पर आ जाती है क्या दोस्तों आपके पास प्रेशर। तीसरे नंबर पर आ जाती है मेरे पास दोस्तों क्या ह्यूमिडिटी। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं, तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका तो हो गया क्लाउडीनेस, ठीक है, क्लाउडीनेस इज वन फैक्टर। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो रेनफॉल, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। इनकी कलेक्टिव स्टडी जो होती है उसी को हम वेदर बोलते हैं। इसी की कलेक्टिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी की कलेक्टिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्लाइमेट। सो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर हियर। सो वेदर मीन्स सिंपल क्या, इट मीन्स शॉर्ट टर्म अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इट मीन्स शॉर्ट टर्म अकाउंट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन, थोड़े समय की। और ये जो होता है ना दोस्तों, दिस क्लाइमेट इज नथिंग बट इट इज द लॉन्ग टर्म अकाउंट। ये क्या होता है दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म अकाउंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। लंबे समय की बात अगर मैं करूं तो ये लंबे समय में मिनिमम टाइम कितना होता है आपका पास 35 ईयर, और देखो मैक्सिमम तो इसके अंदर में कोई लिमिट ही नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी होता है, मिनिमम जो होता है आपका दैट इज कितना होता है, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो आपका मिनिमम नहीं होता, इसमें मैक्सिमम जो होता है ना वो क्या होता है 1 वीक, एक सप्ताह मैक्सिमम आपका हो सकता है। अब ठीक है, इतनी सारी बातें हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन सी है दोस्तों, टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर आप जान लो तो टेम्परेचर इज इनवर्सली, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब सबका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे हो जाता है, आपका तापमान से हो जाता है। तो अगर आपको तापमान पता चल जाता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। इसलिए तापमान इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हिच कंट्रोल्स द टेम्परेचर। मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, देखो क्लाइमेट हम क्लाइमेट हमें समझना है, लेकिन क्लाइमेट समझने के लिए मुझे वो चीजें समझनी पड़ेंगी जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, जो क्लाइमेट का बेसिक पार्ट है, यानी कि तापमान, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों टेम्परेचर। सो आज मैं क्या पढ़ूंगा, देखो टेम्परेचर, क्लाइमेट से टेम्परेचर का
टेम्परेचर क्लाइमेट का भाग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से भाग हैं जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों? मैं वो चीज बताऊंगा कि किन से तापमान या तो बढ़ता है या तापमान घटता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फैक्टर्स। हम इनको आज पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे या तो तापमान आपका बढ़ता है या तापमान आपका घटता है। सो वो कौन से फैक्टर्स होंगे, वी आर गोइंग टू टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल ऑफ देम। सारे फैक्टर्स को मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर क्लास। इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज एक बार जल्दी से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि फटाफट से आप क्या करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें और फटाफट से आप सभी बच्चे जो है वो आ जाएं। और वीडियो जो है हमारा क्लास जो है अपना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस फटाफट देखिए, फटाफट आ जाइए। सो व्हाट इज दिस फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, तापमान को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो मुझे पढ़ने हैं, है ना। सो गाइज यूपीएससी सीएससी 2021 मैंने आपको बता दिया है। यूपीएससी के लिए अगर आप चाहते हो दोस्तों मेरे से कनेक्ट होना, अगर आप चाहते हो दोस्तों हमारी पूरी गुरुकुल 2.0 से कनेक्ट होना, अगर आप चाहते हैं गाइज, तो यू कैन सब्सक्राइब ऑल दीज 4 चैनल। ये 4 चैनल है जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो ज्योग्राफी 101, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द ज्योग्राफी। यूपीएससी 101 इस पे यार दोस्तों अभी फिलहाल सभी लोग जो है वो लाइव क्लासेस कर रहे हैं। एवरीबडी इज टेकिंग द लाइव क्लासेस ऑन द यूपीएससी 101। करंट अफेयर 101 के लिए, इसके लिए यार वी हैव अ बिग प्लान, बड़ा प्लान है हमारे लिए इसके पास। सो मैं अभी करने वाला हूं, तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा इन चैनल को छोड़ दे। सो उससे उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। सो गाइज प्लीज प्लीज सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स एंड यार बाकी लोगों को बोलो फटाफट इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी ऐप पर भी मैं हूं दोस्तों। अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं हूं यहाँ पे सुमित कुमार के नाम से, ठीक है। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, क्विज, स्पेशल क्लास, प्लस कोर्स, सारी की चीजें आप मेरे साथ कर सकते हैं दोस्तों। और अब तो अगर मैं बात बताऊं तो प्लस कोर्स आप खरीद सकते हैं ऑन द ईएमआई, मंथली ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। आप किससे कर सकते हो, विदाउट क्रेडिट कार्ड। आप क्या कर सकते हो, आप ईएमआई के द्वारा परचेज कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com, sumitrathi3@gmail.com। यहां पर आपको क्या करना है, मुझे मेल करना है, मैं आपको यहां सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, ठीक है। आपको सारा सब कुछ हो जाएगा। सो आप एक बार मेल कीजिए, हम लोग बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आगे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका सुमित 10 कोड, आप यहां पे भी यूज करोगे दोस्तों। 20 किताबें आपको फ्री दी जा रही है और ये एक ऑफर जो था ये पहले 24 अप्रैल तक था, बट इसको अब 28 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन या उससे बड़ा सब्सक्रिप्शन कोई भी लेते हो तो अनअकैडमी के द्वारा आपको 20 किताबें जो हैं वो एक्स्ट्रा फ्री दी जा रही है, जिनकी कीमत है लगभग 10,000 रुपए। सो ये आपको बेनिफिट होगा। साथ साथ में दोस्तों यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, ये प्लान जो है ये आपका जो 1 ईयर का प्लान होगा, ठीक है। अगर आप 1 ईयर प्लान लेते हो अभी, ठीक है, तो इट विल बी लाइक एक्सटेंडेड फॉर द 4 मंथ, है ना। मतलब प्रीलिम्स 2021 तक आपका एक्सटेंडेड होगा। और अगर आप 2 साल का लेते हो तो वो आपका प्रीलिम्स 2022 तक होगा क्या आपका एक्सटेंडेड। मतलब ये आपके पास ऑफर है यार। ऐसे ऑफर कभी कभी आते हैं गाइस, फटाफट जाइए। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि यार मैं एक बार में फीस नहीं दे सकते या उनके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो चिंता मत करो, नो नीड टू वरी। आप बस मुझे मेल कीजिए, आपको आगे का रास्ता मैं खुद बता दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको क्या करना है। sumitrathi3@gmail.com, ठीक है। आप ये करेंगे, आपको मैं सारी चीजें जो है मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है, पूरी बात आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट, ठीक है। तापमान को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर जो तापमान को प्रभावित करता है वो क्या है दोस्तों, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आई होप ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दिस। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई। तीसरा है मेरे पास डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस, किस प्रकार से पृथ्वी की सरफेस अलग अलग तरीके से बिहेव करती है बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद ओशियन करंट, इसको हम बोलते हैं समुद्री जलधारा, ठीक है, समुद्री जलधारा। और नेक्स्ट है आपके पास विंड अलग है यार, क्लाउडीनेस अलग है, अलग अलग था बट ये एक में आ गया। विंड मतलब हवा, क्लाउडीनेस मतलब बादल किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि कौन सा प्लेस कहां पर स्थित है, कौन सी जगह कहां पर स्थित है वो भी। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों ये क्या करती हैं, ये आपके टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच बेसिकली इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर। और आपको पता ही है अगर ये टेम्परेचर को प्रभावित करेगी तो टेम्परेचर किसको प्रभावित करेगा,
क्लाइमेट। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट। ये क्लाइमेट को क्या करती हैं, प्रभावित करते हैं दोस्तों। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस, ओशन करंट, विंड, क्लाउडीनेस एंड जियोग्राफिकल पोजीशन। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स। बेसिकली हमें क्या करते हैं, हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं। एक एक करके पढ़ें, एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहते हो, सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड। बहुत सिंपल बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है। फटाफट आएंगे और जल्दी से इसको क्या करेंगे, आप समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके गाइज, चलिए। सो यार बाकी है कहाँ यार, क्या हो गया, कल मैंने क्लास नहीं ली तो आज तुम नहीं आओगे, है ना कि सर आप 2 दिन से क्लास ना ले रहे, अब हम नहीं आएंगे, ठीक है, अब हम नहीं पढ़ेंगे। अरे कोई नहीं, कल भी इसकी क्लास रख दूंगा, परसों भी इसकी क्लास रख दूंगा, सब अपने हाथ में है यार, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। कभी कभी काम वाम हो जाता है यार, या कई बार थक जाते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना। जैसे कभी आपको भी लगता होगा आज थक गए यार, आज ये हिस्ट्री क्लास नहीं पढ़ेंगे। कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं थक जाता हूँ, फिर मेरा सबसे बड़ी गंदी आदत पता है क्या है, मैं बिना मन नहीं पढ़ाता। मेरी सबसे बड़ी आदत यही है, मैं तभी पढ़ाता हूँ जब मेरा मन होता है ना। बिना मन यार पता है खाना पूर्ति करने वाली बात हो जाती है। मेरे लिए जॉब नहीं है, इट्स नॉट ए जॉब फॉर मी, ठीक है। लोगों के लिए होगा ये काम, बट मेरे लिए काम नहीं है, इट्स माय पैशन। ये मेरे को मज़ा आता है यार रोज़ रोज़ इस काम को करने में, ठीक है। अब यही तो लाइफ है मेरी, वर्चुअल लाइफ। सो ये जो है मतलब मैं नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे जो हैं कनेक्ट हों यार, ऐसा मत करो, है ना। एक बार फटाफट शेयर कर दो, जल्दी से सभी जगह शेयर कर दो, जल्दी से सभी जगह शेयर करो फटाफट से। और आज एक जगह और भी नई वीडियो आने वाली है अपनी, वीडियो नॉट वीडियो, दैट इज़ वीडियो, एक नई वीडियो आने वाली है आज अपनी ओर से, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे उस वीडियो को देखेंगे। चले पहले बात करते हैं तापमान की, ठीक है। बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आपको ध्यान से समझना है बस। सबसे पहला फैक्टर मेरे पास जो है ना दोस्तों, वो लैटिट्यूड। अच्छा, कितने बच्चे बताएंगे आप में से कि लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है, बताओ। बहुत आराम से पढ़ेंगे, अक्षांश, ठीक है। कितने बच्चे बता देंगे मुझे कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। ये तो बता ही दोगे, या इसमें भी नाक कटवाओगे मेरी। लैटिट्यूड क्या होता है पता है ना। चलिए लैटिट्यूड मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों। लैटिट्यूड क्या होता है गाइस, ये देखो ध्यान से देखो, इधर ये पृथ्वी है हमारे पास। अब समझो लैटिट्यूड है क्या, कुछ नहीं है यार। देखो ज्योग्राफी जब हम लिखते हैं ना, व्हाट इज ज्योग्राफी, तो इसमें 2 वर्ड हैं, पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, स्टडी, एंड व्हाट इज मीनिंग द ग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द अर्थ, ठीक है। एंड स्टडी मीन्स क्या होता है दोस्तों, ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। स्टडी बोले तो क्या, अध्ययन, और अध्ययन बोले तो क्या, स्टडी जब हम करते हैं ना कोई भी चीज की, जब आप स्टडी करते हो ना, सो रिक्वायर्ड सर्टेन पैरामीटर, ठीक है। आपको कुछ पैरामीटर की जरूरत होती है, आपको कुछ परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हमारे पास पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हमने 2 पैरामीटर फिक्स किए हुए हैं ऑलरेडी। और वो 2 पैरामीटर कौन से हैं दोस्तों, देखो पहला पैरामीटर है लैटिट्यूड और दूसरा पैरामीटर क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। ये आपको पता है सबको, अभी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करो। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दीज आर द 2 पैरामीटर्स हमने जो फिक्स किए थे फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन के लिए। नाउ अब समझना मेरी बात, लैटिट्यूड कैसे होते हैं दोस्तों, दीज आर नथिंग बट दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर मतलब समान अंतर पे होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड सेकंड जो होता है ना आपका लॉन्गिट्यूड, दीज आर द वर्टिकल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल मतलब इस प्रकार से एक दूसरे के क्या होती हैं, वो ऐसे वर्टिकली इस प्रकार से लाइनें होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं गाइस, इनको हम जानते हैं किसके नाम से, तो एक लैटिट्यूड है तो दूसरा क्या है मेरे पास, लॉन्जिट्यूड। समझ में आ रही बात। सो दोनों अलग अलग हमने पढ़ लिए, है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब इसमें से कौन सा सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैटिट्यूड। जब हमने लैटिट्यूड की बात की थी तो इसमें सारे लैटिट्यूड हम नहीं पढ़ते, हमने कुछ लैटिट्यूड खास रखे थे, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, उसके बाद में 66.5 डिग्री, याद है ना आपको। सो हमने कुछ लैटिट्यूड यहां से खास रखे थे, बस मैं उसी लैटिट्यूड को पढ़ाऊंगा। सो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड क्या है। कोई भी पूछे आप ऐसे ही डेफिनेशन दो। कई बच्चे क्या करते हैं, वो टेक्निकल डेफिनेशन रटने की याद करते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस ये वो, अबे कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है।
मत किया करो, कोई अगर कहे तो भी कहो ठीक है चल निकल, दिमाग खराब मत कर, है ना। ऐसी डेफिनेशन पढ़ के क्या फायदा जो याद ही ना हो तुम्हारे, कभी भी याद नहीं होगी, वो मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें। सो लैटिट्यूड का सिंपल मतलब क्या हो गया, आपने देख लिया कि पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हुई हैं। अब मैं उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहां पे दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले जो सबसे पहली लाइन होगी मेरे पास, दिस इज लैटिट्यूड। जो सबसे पहली लैटिट्यूड होगी वो ये होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका 0 डिग्री, ओके। इसको क्या बोलेंगे गाइज, इसको हम बोलेंगे सर 0 डिग्री। देखो बीच में खींची है ना मैंने, सही बीच में ही है ना, हाँ बीच में है। इसके बाद मेरे पास दूसरी लाइन है, एंड दिस लाइन इज गोइंग टू बी नोन एज 23 हाफ नॉर्थ, दिस इज 23 हाफ साउथ, दिस इज 23 हाफ साउथ, दिस इज नोन एज 66 एंड हाफ साउथ। सबके अलग अलग नाम होते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं और फिर भी बताऊंगा। 0 डिग्री, ये कौन सी है भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है आपका, ये मामला है सर 66.5 डिग्री नॉर्थ का। और ये है सर जी 90 डिग्री नॉर्थ का मामला, ये मामला है 90 डिग्री साउथ का। एंड दिस इज द मामला ऑफ 23.5 डिग्री साउथ, एंड दिस इज द मामला ऑफ 66.5 डिग्री साउथ। सो ये हो गए मेरे पास, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट लैटिट्यूड्स वी हैव। ये हमारे पास अलग अलग लैटिट्यूड हो चुके हैं जिनको अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। अब हर लैटिट्यूड का ना एक नाम है पता होगा आपको, हर लैटिट्यूड का एक नाम है। जैसे 0 डिग्री जो है, दिस इज नथिंग बट नोन एज इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में, हिंदी वाले छात्रों के लिए इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। ये जो है ना मेरे पास, दिस इज नथिंग बट नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हिंदी भाषी के लिए इसको कहते हैं, जानते हैं दोस्तों हम, कर्क रेखा के नाम से। दिस इज नॉन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ये जो है ना मेरे पास ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज द आर्कटिक सर्कल, है ना। सो दिस इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, ठीक है। यहां पर क्या हो गया मेरे पास दोस्तों, दिस इज नोन एज एंटार्क्टिका सर्कल। अब हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं इन लाइनों को आगे की एक्सटेंड कर दूं। अगर आप इजाजत दो तो मैं सिर्फ इनको देखो ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, कुछ अलग तो नहीं कर रहा ना मैं, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दीज लाइन्स। सबको मैंने क्या कर दिया, मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 66 हाफ साउथ हो गया, ये क्या हो गया आपका 66 एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। ऐसे हो गया अपने पास। सो सारी लाइनें मेरे पास इस प्रकार से आ गई हैं, ठीक है। सारी लाइनें इस प्रकार से अपने पास आ गई हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो यहां तक बताओ मुझे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट जस्ट लेट मी नो। है कोई डाउट, कोई परेशानी, समस्या नहीं है। अब एक बात बताओ, आपको एक बात तो याद होगी ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। और वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि ये सन है हमारा, और इस सूर्य के चारों तरफ क्या करती है दोस्तों, पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है। ये सन है, ये क्या है हमारी अर्थ, ये भी हमारी क्या है दोस्तों अर्थ, ये भी हमारी क्या है दोस्तों अर्थ, अर्थ है ना। अलग अलग टाइम पे सूर्य का प्रकाश अलग अलग लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। कौन कौन बता देगा मुझे इस बात को, ठीक है। आप बता दोगे तो मैं सोचूंगा हाँ यार जो अभी तक पढ़ाया है सफल रहा है, क्योंकि मैं फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात को पढ़ा चुका हूं, है ना। कब कब होता है, ये समय होता है मित्रों जून का। जून के बाद ये 3 महीने समय होता है सितंबर का, ये 3 महीने बाद समय होता है दिसंबर का, और ये 3 महीने बाद समय होता है मार्च का। अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी टाइमिंग है। ये जो टाइमिंग है ना, दिस इज नथिंग बट द 21 ऑफ जून। ये जो है दिस इज 23 ऑफ सितंबर, और ये क्या है दोस्तों, दिस इज 22 ऑफ दिसंबर, एंड दिस इज नथिंग बट द 21 ऑफ मार्च, 21 मार्च है। कब कब सूर्य का प्रकाश किस किस जगह पे लंबवृत होता है गाइस, बताओगे फटाफट से। सर यहां पर सूर्य का प्रकाश जो होता है लंबवृत कितने डिग्री पर होता है, यहां पर भी अगर मैं बात करूं 0 डिग्री, और यहां पर भी बात करूं तो 0 डिग्री। यहां पर सूर्य की किरण कहां पड़ती है लंबवृत, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर कहां पड़ती है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, कैसे सर, ये 0 डिग्री, ये सर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये सर जी 23.5 डिग्री साउथ,
मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मेरे पास जो सूर्य है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऊपर ऐसे। यहां पर कब होता है दोस्तों, ये आपका बताओ, ये सर जून में होता है, जून के बाद यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, जून के बाद क्या है, सितंबर में यहाँ आ गया, सितंबर के बाद फिर दिसंबर में यहाँ आ गया, 23.5 डिग्री साउथ पे आ गया ना, फिर उसके बाद फिर से मार्च में कहाँ चला गया, मार्च में चला गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, जून, फिर यहाँ पर आ जाएगा सितंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो सन जो है इस प्रकार से चलता रहता है, हाँ या ना, जल्दी बताओगे बच्चों, हाँ या ना, ओके रिपोर्ट है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं बस क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर सन को दिखा देता हूं, कब कब सन कहां पर है। तो मेरे पास पूरा साल का महीना है, अगर मैं बात करूं आपका, तो मेरे पास मार्च से मैं काउंट करता हूं, इसमें सबसे पहले मार्च, क्योंकि साल में अपना साल आप स्टार्ट करते हैं तो जनवरी से लेकर अगर मैं दिसंबर तक जाऊंगा तो पहले कौन सा आएगा, मार्च, फिर आएगा जून, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा दिसंबर। तो मैं ऐसे इसी सीक्वेंस में आपको दिखाऊंगा। सो यहां मैं क्या दिखा रहा हूं, मार्च में बताओ बच्चों कहां पर है, मार्च में सूर्य की किरण लंबवृत पड़ती है यहां पर। सो दिस इज मार्च, मैंने लिख दिया, मार्च में सूर्य 0 डिग्री पर, सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर एकदम फन्नाटेदार पड़ेंगी, परपेंडिकुलर होगा, सीधे किरणें पड़ेंगी इस पे, ठीक है सर। मार्च के बाद क्या आएगा सर, जून, जून में सूर्य महाराज कहां भाग जाएगा, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो सूरज जून के अंदर में लंबवृत कहां पड़ता है, यहां, समझना ध्यान से, आसान कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा। उसके बाद बताओ, इसके बाद आ जाएगा सर दोबारा सितंबर, सितंबर में सूर्य की किरण अगेन कहां पड़ेगी दोस्तों, फिर से 0 डिग्री पर। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, दिसंबर, ठीक है, और दिसंबर में सूर्य की किरण कहां पड़ेगी दोस्तों, दिसंबर में पड़ेगी यहां पर। अब एक बात तो आपको पता है यार, सूरज की किरणें एक तो ऐसे पड़े लंबवृत और एक पड़े ऐसे किसी एंगल थीटा पे, ज्यादा तापमान कहां होगा, ए या बी, दो जगह हैं, तो टेम्परेचर ऑफ ए will always be greater than the temperature of B. Why so? Because यहाँ तापमान, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इंसोलेशन 90 डिग्री पे हो रहा है, तो यहाँ इंसोलेशन ज्यादा होगा A पर, B पर इंसोलेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि किरणें जब तिरछी पड़ती है ना तो वो लाइट फैल के पड़ती है, तो ज्यादा एरिया में आती है, तो वही मैं बताऊंगा सारी चीजें। सो अगर मैं इस चीज को कवर करता हूं, ठीक है, सो हमें देखने को पता चल रहा है, देखो सूरज इस प्रकार से आपका क्या कर रहा है, चल रहा है, इसी प्रकार से चल रहा है, ठीक है भाई, तो इस प्रकार से सूर्य जो है चल रहा है। सो अगर मैं इस पूरी टाइमलाइन को रिकॉर्ड करना चाहूं, इस पूरी टाइमलाइन को मैं आपको बताना चाहूं, समझाना चाहूं, तो अपन कैसे समझा सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, बताओ मुझे किस पर कितना सूर्य परपेंडिकुलर है, किस जगह पे, मैं बात करता हूं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे सूर्य कितनी बार लंबवृत रहा है, बताओ एक साल में दोस्तों कितनी बार रहा है, 2 टाइम्स, 2 बार रहा है ना। अच्छा बताओ 23.5 पर कितनी बार रहा है, 1 टाइम्स, और 23.5 साउथ पर भी कितनी बार रहा है दोस्तों, 1 टाइम, ठीक है, कितना रहा है, 1 टाइम। इसके ऊपर बताओ क्या हाल रहेगा, कभी इसके ऊपर क्या सूर्य का प्रकाश कभी भी पड़ेगा, ठीक है, क्या इसका प्रकाश कभी भी पड़ेगा। संस्कृति सिंह, गुड इवनिंग सर, काइंडली लेट मी नो दैट द प्रोसीजर टू गेट द 20% डिस्काउंट्स फॉर द विल दोज बुक्स विद डिलीवर टू द, हाँ बिल्कुल, अभी बताता हूँ संस्कृति, बात करते हैं आपसे, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, आई विल रिप्लाई यू ऑन द मेल, चिंता मत कीजिए। सो यहाँ पर ये हो गया। इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर सूर्य की किरणें हमेशा कैसी पड़ेंगी, ऑलवेज सूरज तिरछा जाएगा भाई, यहां तक सूरज मैक्सिमम गया, इसके ऊपर तो कभी सूरज का प्रकाश परपेंडिकुलर पड़ेगा ही नहीं, तो यहां के बाद सूरज की किरणें जो होंगी ना, ये सूरज की मैक्सिमम नॉर्थ की लोकेशन है, इसके बाद सूरज की किरणें जैसे भी पड़ेंगी तिरछी पड़ेंगी यहां पे भी, और ऐसे ही अगर मैं साउथ में देखूं यहां पर, तो यहां पर भी किरणें कैसी पड़ रही हैं दोस्तों, तिरछी। अब एक बात बताओ, जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो क्या करती है, वो कम किरणें ज्यादा एरिया को कवर करती है, इंसोलेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो इसी प्रकार मैं अगर आपसे सिंपल भी पूछूं ना, तो कोई भी बच्चा बिना कॉन्सेप्ट समझे, चलो इंसोलेशन तो मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस बात को समझने के बाद आप बिना इंसोलेशन को समझे आप क्या कर सकते हो, इसका जवाब दे सकते हो, हाँ कि ना भाई, बताओ बच्चों, आप दे सकते हो जवाब कि नहीं दे सकते, हाँ सर आराम से दे सकते हैं, ठीक है, जवाब दो भाई, बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा, यू विल गेट मैक्सिमम टेम्परेचर हियर, यहां तापमान होगा सबसे ज्यादा, ठीक है, इसके मुकाबले इसका तापमान क्या होगा सर, इसके मुकाबले इसका तापमान थोड़ा सा कम होगा, क्यों, यहां सूरज 2 बार, यहां सूरज 1 बार। अच्छा, इसके मुकाबले यहां का तापमान भी थोड़ा सा कम होगा सर, क्यों, क्योंकि यहां सूरज 2 बार, यहां सूरज 1 बार। अच्छा, इसके मुकाबले इस जगह का तापमान बताओ मुझे, भर बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि यहां तो सूरज कभी परपेंडिकुलर गए 2 बार,
और ऊपर जाएंगे तो सर तापमान तो और भी कम होगा। क्यों? क्योंकि सूरज वहां गया भी नहीं और पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ रही है। नीचे आ जाते हैं, यहां पर तापमान क्या होगा दोस्तों? तापमान कम होगा। क्यों? क्योंकि गया ही नहीं सूरज, यहां पे तिरछी किरणें पड़ रही हैं और तापमान और कम। सो मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई मेरे पास दोस्तों यहां पे, क्या कि जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं ना भाई, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, दैट मीन जैसे जैसे आई एम मूविंग फ्रॉम, दिस इज माय लोअर लैटिट्यूड। जब जब मैं लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रहा हूं, जब जब मैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रहा हूं, तो बताओ किस प्रकार का प्रभाव आ रहा है दोस्तों? तापमान घट रहा है या बढ़ रहा है? गाइस बताइए जल्दी से, फटाफट, आपका टॉपिक खत्म हो गया है। तापमान घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियस बात है सर। तो मैंने क्या पूछा था? हमने बात की थी व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड, ठीक है। जब जब हमारा लोअर लैटिट्यूड से किधर जाएगा दोस्तों? हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएगा, हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएगा। यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही तो बताया हमने भाई। लोअर लैटिट्यूड, हायर का मतलब क्या होता है? उच्च अक्षांश। उच्च का मतलब जब वैल्यू बढ़ती है, जब जीरो से हम किधर की तरफ जाते हैं। लोअर का मतलब क्या हुआ? निम्न अक्षांश। सो आपको मुझे यही बताना है कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर अक्षांश टू हायर अक्षांश, आपको मुझे बताना था सर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या पता चला सर? टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। याद रखोगे बच्चों इस बात को? याद रखोगे? जब जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू द हायर लैटिट्यूड, टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीज। तापमान हमेशा क्या होता है? डिक्रीज। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई दोस्तों? जल्दी बता दो फटाफट से, ओके की रिपोर्ट कर दो अगर समझ में आ गया तो। वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, दो काम करते रहना आपको। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? आगे बढ़ जाएं? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके की रिपोर्ट बोल रहे हो सारे बच्चे, ओके की रिपोर्ट कर रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पता चल गया तापमान जब भी हम ऐसे करेंगे तो बढ़ेगा। अब अगली बात पे आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट मुद्दे पे आता हूं, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट मुद्दा इसी के जैसा है, बट ये लैटिट्यूड नहीं है। इस बार हम बात करने वाले हैं ऑल्टीट्यूड की। किसकी बात करने वाले हैं? ऑल्टीट्यूड। नाम तो वैसा ही है सर, ऑल्टीट्यूड। सर ऑल्टीट्यूड को बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई। तो ऑल्टीट्यूड की हम बात यहां पर करने वाले हैं। सवाल हमारा सेम रहेगा। क्या सवाल रहेगा सर? कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड टू हायर ऑल्टीट्यूड, जब जब मैं लोअर से हायर ऑल्टीट्यूड की ओर जाऊंगा, बस आपको ये बताना है मेरे तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लोअर ऑल्टीट्यूड टू हायर ऑल्टीट्यूड, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। कितने बच्चे बताएंगे? बताओ, शाबाश। कौन बताएगा इसका सही जवाब? जब जब मैं लोअर ऑल्टीट्यूड से हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहा हूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। एक कमेंट में देख पा रहा हूं, किसका? रिया का देख पा रहा हूं, शायद रिया दास। रिया दास कह रही हैं गुरुकुल पे हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? एक बार देख लो कौन पढ़ाता है, ठीक है। एक बार देखो, सबके नाम वाम वहाँ लिखे होते हैं, हर वीडियो के स्टार्टिंग में पता चल जाए। एक वीडियो कोई भी रैंडम उठा के देखेंगे ना आप, तो स्टार्टिंग में आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा, इंट्रो वीडियो में पता चल जाएगा, है ना। एक बार देखिए आप। चलो, इस बात को जो मैंने सवाल पूछा ना, इसको एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज बोल रहे हैं सब, ठीक है। कुछ बच्चे इंक्रीज भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे हैं रेयर जो स्पीसीज हैं हमारे पास वो इंक्रीज भी कह रही हैं। बट कोई बात नहीं, रेयर चीज़ें हमेशा जो आपको कई बार लगता है ना वो सही नहीं होता, और हो सकता है कि जो इंक्रीज वाले बच्चे हैं वो सही हों, इसलिए मैंने उनको रेयर कहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ही की बात पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। सवाल क्या था यार, मैं आपको बता दूं। अभी ना गर्मी बढ़ने वाली है अपने इधर, तो हम सारे भगेंगे गर्मियों की छुट्टी में। कहाँ? मनाली, कुल्लू, शिमला। क्यों भाई? शिमले जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? पंजाब वाले जाएंगे शिमले। कहाँ जाएंगे? शिमले। शिमले क्यों जाएंगे भाई? ठंड है इधर। इधर क्या है भाई? ठंड है। हम कहाँ जाएंगे सब? मनाली, मसूरी, नैनीताल। हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? बिकॉज इधर ठंड है और उधर क्या है? उधर गर्मी है। इधर गर्मी है, उधर क्या है? ठंड है। हमारे बाबा ने फ्रिज लगा रखे हैं वहाँ पे,
क्यों ऐसा होता है? तो मेरी बात समझना, उसी संबंधित मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। गाइज ये सरफेस है मेरे पास, ठीक है, दिस इज सरफेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, सपोज दिस इज द माउंटेन, ठीक है, ये एक पर्वत है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास पर्वत है। मान लेते हैं ये माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय पर्वत है और ये हिमालय की हाईएस्ट पीक है, दिस इज माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये है। अब मेरा सवाल क्या है, आप वो समझिएगा। सवाल मेरा बहुत आसान मैं आपसे पूछूंगा, बहुत प्यारा सवाल मैं पूछूंगा। आपकी बात बहुत सही है, ठीक है, आप कह रहे हो सर कि तापमान क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं बढ़ेगा, कुछ बोल रहे हैं घटेगा। मैं कह रहा हूं ये सूरज की किरण है, मैंने डाल दी, एक तो मैंने यहां पे डाल दी, ठीक है, और दूसरा मैंने यहां पे डाल दी। अब मुझे बताओ, इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि तापमान ऑफ ए और तापमान ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा, किसका तापमान ज्यादा होगा? टेम्परेचर ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। याद रखना, बी पॉइंट ए पॉइंट से 8850 मीटर सूर्य की तरफ है। सूर्य इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन के पास में है ए और सन से दूर है बी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि कौन से पॉइंट का तापमान ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? जल्दी बताओ दोस्तों। नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, छोड़ दो, आप ये बताओ इसमें से क्या होगा, ठीक है, बी का। बच्चे कह रहे हैं सर बी का तापमान ज्यादा होगा, कई बच्चे हैं जो ए का भी कह रहे हैं, ए का भी कोई कह दो यार सारे बी का कहेंगे क्या? चलो यार सही बता, ए का भी आ गया, आ गया, एक आ गया, एक आ गया भाई, एक आ गया। रुक जाओ, कौन है, कौन है? ए किसने लिख दिया? श्रुति शारान ने लिख दिया ए। और बताओ, बहुत बढ़िया श्रुति, शाबाश। और बताओ ए वाला, हाँ और आगे, और आगे ए वाले आ गया, शिवानी जोशी आ गई, भाई साहब गजब। तनु कौशिक आ गया, बहुत, अरे शानदार, ओ भाई साहब। मनदीप आ गया, रवीना फोगाट आ गई, बहुत बढ़िया चलो मैं बता देता हूं। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि ए का ज्यादा होगा बी से, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखो तो लॉजिकल बात है, ये तो लॉजिकल बात है। ए तो गलत ही है ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि हम वैसे भी देखते हैं कि यार ये तो स्नो कवर्ड होता है भाई, ये तो बर्फ से ढका है ना, है ना, ये तो बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन इधर तापमान क्या होता है ज्यादा। माउंट एवरेस्ट की चोटी कभी बर्फ नहीं कभी ना पिघलती भाई, कभी भी ना पिघलती। लेकिन सतह पर हमेशा ऑलवेज टेम्परेचर क्या फील करते हैं हम ज्यादा। होता है कि नहीं होता? तो एक सवाल भी मैं आपसे कर सकता हूं, आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में कि क्या कि माउंट एवरेस्ट द पीक ऑफ हिमालय इज 8800 मीटर क्लोजर टू द सन। कि माउंट एवरेस्ट जो धरातल से 8850 मीटर सूर्य के पास है, इज ऑलवेज स्नो कवर्ड, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। वाइल वी एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर ऑन द सरफेस, जबकि हम सतह पे तापमान अधिक हमें महसूस होता है। होना तो ये चाहिए ना भाई, ये सूरज के पास है। आग लगा दूं मैं कहीं पे, यहां मैं आग लगा दूं, आग जला दूं, ठीक है, और मैं आपको लाइन से बिठा दूं, तो जिस बच्चे के पास आग लगी होगी ना, उसको तापमान ज्यादा फील होगा कि नहीं भाई? ये आग का सोर्स है तो ज्यादा पास ये है तो इसको ज्यादा तापमान फील होना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सन से डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती। तो हीटिंग कहां से होती है दोस्तों? हीटिंग होती है अर्थ से, ठीक है। याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? मैंने बताया था ना आपको, दो प्रकार की रेडिएशन होती है, याद कर लो यार। पहली बताई थी मैंने सन्स रेडिएशन, ठीक है, और दूसरी मैंने बताई थी दोस्तों क्या? दूसरी मैंने बताई थी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बताई थी धरातलीय और सूर्य की विकिरणें। मैंने बताया था कि सूरज से आने वाली किरणें जो है ना, ये जो किरणें हैं, दे विल प्ले नो रोल इन द एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है, नो डायरेक्ट रोल, ठीक है, इन हीटिंग, इनका कोई योगदान नहीं होता। इनसे पृथ्वी गर्म ही ना होती भाई। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, सही बताऊं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैक्सिमम बच्चों का जवाब जो आया था वो क्या आया था? सही आया था, मैक्सिमम बच्चों का जवाब। और वो एक दो जिन्होंने ए लिख दिया था, वो मुझे पता वो तफरी में लिख रहे थे, ऐसे ही वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे गुरुजी के साथ, कोई बात ना भाई, ठीक है। सो मैक्सिमम बच्चे जो हैं उन्होंने सही आंसर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई। दैट मीन्स यार आप सही पकड़ रहे हो, कॉन्सेप्ट आपकी गिरफ्त में आ रहा है। टेरेस्ट्रियल हीटिंग होती है, ठीक है, मुख्यतः तापमान इससे बढ़ता है, ठीक है, मुख्यतः किससे बढ़ता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से तापमान आपका बढ़ता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कैसे तापमान बढ़ता है बता दूं मैं? बता दूं कि नहीं बता दूं? बताओ, चलो बता देते हैं, ठीक है, बता देते हैं इसको फटाफट से, है ना, फटाफट से बता देते हैं इसको। देखो इधर मैं लिख देता हूं,
भाई रेडिएशन दो प्रकार की, ठीक है सर, हमारे पास रेडिएशन कितने प्रकार की होती है? दो। हम रेडिएशन को दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। रेडिएशन हमारे पास होगी दो प्रकार की, हिंदी में लिखेंगे दोस्तों विकिरणें। क्या लिखोगे? रेडिएशन, विकिरणें। मेरे पास दो प्रकार की रेडिएशन है, एक तो सन्स रेडिएशन, सूर्य की विकिरणें, और दूसरी क्या हो गई मित्रों मेरे पास? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसको हम क्या बोल लेंगे? टेरेस्ट्रियल मतलब धरातलीय विकिरणें, है ना। अगर क्लाइमेटोलॉजी तुम्हारी समझ में आ गई तो मेरी जिंदगी का एक अच्छा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किसी ने ना पढ़ा रखा तुम्हें यूट्यूब पे, क्यों? क्योंकि मुश्किल होता है ना, समझाने में दिक्कत आती है, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ ना आता और चीज़ें बार बार करानी पड़ती है। बट मैं उसके लिए पहले से ही तैयार था। सूरज की विकिरणें, दे प्ले नो डायरेक्ट रोल, दे हैव नो डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग, ठीक है भैया, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। नो डायरेक्ट रोल इन हीटिंग बता चुके हम आपको, ठीक है। नो डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग, बट इनका रोल होता है, दे प्ले डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग, डायरेक्ट रोल इन द एटमॉस्फेयर। विकास कुमार गर्ग, ओके, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई टेल यू कि किस प्रकार से आप मंथली EMI से कर सकते हो विदाउट क्रेडिट कार्ड, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सो इनका क्या होता है दोस्तों? इनका एक डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है, डायरेक्ट रोल इन हीटिंग, ठीक है, डन। सो ये हो गया हमारे पास। अब समझना देखो कैसे होता है खेल पूरा, आपको वैसे भी पता है बट मैं बता देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? सतह, धरती है मेरे पास, अर्थ, ठीक है सर। और ये यहां पर क्या है दोस्तों? सन। ये हमारे पास क्या है? सूर्य, है ना। अब सूर्य लाइट देता है, ठीक है, आती है लाइट, और इस लाइट का मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट 47% पृथ्वी के पास पहुंचता है, जिसको वो क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। जब ये इसको एब्जॉर्ब करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अवशोषित करना। समझना देखो कैसे खेल खेला जा रहा है। क्या होगा? अवशोषित। जैसे ही एब्जॉर्प्शन करेगी क्या होगा दोस्तों? जैसे ही एब्जॉर्प्शन करेगी अर्थ का तापमान बढ़ जाएगा, नाउ अर्थ विल बिकम हीटेड अर्थ, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। अब गर्म होने से क्या होगा? जो हवा बिल्कुल इसके टच में है, एटमॉस्फेयर हीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, किस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, कई बार बता चुका हूं, बट आज ये फाइनल हो जाएगा और कंक्लूडिंग हो जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगा। यहां पर जो तापमान होगा, यहां जो हवा है, ये हवा कैसी हो जाएगी दोस्तों? दिस एयर बिकम वार्म एयर, ये हवा गर्म होने लगेगी। क्यों गर्म हो रही है पता है आपको? क्योंकि यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये जो है ना, हीट ट्रांसफर हो रहा है, किसके माध्यम से? कंडक्शन के माध्यम से। भाई गर्म चीज के संपर्क में कोई भी चीज आएगी तो वो क्या होगा? संपर्क संचालन होगा। क्या होगा? ऊष्मा का संचालन। तो ऊष्मा के संचालन से हवा यहाँ पे गर्म हो गई, ठीक है। सो यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, और जो ऊपर वाली हवा है, ठीक है, ये वाली जो हवा है, ठीक है, ये वाली जो हवा है, जो पृथ्वी के कांटेक्ट में नहीं है, जो पृथ्वी के सतह संपर्क में नहीं है, ये हवा कैसी होगी दोस्तों? दिस एयर इज द कूल एयर, ये ठंडी हवा है। ये वार्म एयर है, ये क्या है? कूल एयर है ना। अब गर्म और ठंडी हवा का देखो चक्र कैसे चलता है। जैसे ही गर्म हवा गर्म होती है ना भाई साहब, ये गफलत में आ जाती है और ये ऊपर की ओर जाने लगती है, ठीक है। ये किसी कुछ समझती नहीं, गर्म होगी, हल्की हल्की होके ऊपर उठेगी, और ठंडी हवा जो है वो इसका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर आ जाती है। ये जो बनता है ना दोस्तों, ये जो बनता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज नथिंग बट नॉन एज कन्वेक्शन करंट। किसी भी चीज का एक निश्चित दिशा में बहना करंट कहलाता है। हवा चलेगी तो एयर करंट, पानी चलेगा तो ओशियन करंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम संवहनीय धारा, ठीक है। संवहनीय क्या बोलेंगे? धारा, ठीक है। आपके काफी बच्चों के आ रहे हैं मेरे पास। सैंडी दावर, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, डोंट वरी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। कृष्णा मिश्रा आ गया आपका मेल भी, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, डोंट वरी, ठीक है। मैं बता दूंगा, मेल यू बैक, मैं आपको मेल करूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। संवहनीय क्या बोलते हैं इसको? धारा। और देखो आपको दिख रहा है ना कि एक पूरा चक्र बन रहा है, ठीक है। एक पूरा चक्र नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है सर? चक्र। अगर मैं चक्र की बताऊं तो चक्र में कुछ ऐसा हो रहा है कि हवा नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से क्या आ रही है? नीचे, ठीक है। हवा कुछ ऐसे नहीं हो रही है, ठंडी ऊपर नीचे, बस इस पूरे चक्र को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? दिस कंप्लीट चक्र इज नॉन एज कन्वेक्शन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? कन्वेक्शन साइकिल। सो मुझे क्या समझ में आया? एटमॉस्फेरिक हीटिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? कंडक्शन, और कंडक्शन के बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कन्वेक्शन, ठीक है। ये ऐसे ही होता है सीक्वेंस। पहले पृथ्वी पर तापमान आएगा, पृथ्वी उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी,
एब्जॉर्प्शन के बाद पृथ्वी खुद गर्म होगी, गर्म होने के बाद जो हवा उसके कांटेक्ट में है वो गर्म होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, गर्म ऊपर ठंडी नीचे, तो ये जो पूरा साइकिल बनेगा, दिस साइकिल इज गोइंग टू बी नोन एज द कन्वेक्शन साइकिल। इसको हम बोलेंगे संवहनीय चक्र। और इसी संवहनीय चक्र की वजह से एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म होगा। एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होगा? धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर गर्म होगा। आपको पता चल रहा है भाई, जैसे जैसे ये हवा आपकी ऊपर उठेगी, ठीक है, गर्म है ना ये घर, तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी तो तापमान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और ठंडी हवा जो है ना मित्रों, ऊपर से इसका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर आती रहेगी। लेकिन जैसे ही ठंडी हवा इसमें कांटेक्ट में आएगी, अब दिन में तो तापमान यहाँ पे ज्यादा ही रहता है, तो जैसे ही ठंडी इसके संपर्क में आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। सो दिन के अंदर में ऐसा ही होता है दोस्तों, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, दिन के अवधि के दौरान क्या होता है, जब सुबह होता है मॉर्निंग के अंदर, सो मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती है, ठीक है, इंसोलेशन आता है। सो लेयर बाय लेयर गर्म होता है। पहले ये लेयर गर्म होगी, फिर हवा इससे ऊपर उठेगी, इस लेयर को गर्म करेगी, फिर इस लेयर को गर्म करेगी, फिर इस लेयर को गर्म करेगी, फिर इस लेयर को, इतने में रात हो जाती है, ठीक है। सो इतने में रात, सो डे टाइम के अंदर में क्या होता है, डे टाइम के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता है, रात में फिर से टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अगले दिन फिर से यहीं से बढ़ना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा, फिर यहाँ का बढ़ेगा, फिर यहाँ का बढ़ेगा, फिर यहाँ का, फिर रात हो जाती, फिर नीचे आ जाता है। तो कभी भी तापमान जो है, ये कन्वेक्शन करंट जो है, ये संवहनीय धारा जो है ना, इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। तो कोई आपसे पूछेगी क्या कारण है माउंट एवरेस्ट पे बर्फ जमा रहती है, क्या कारण है, तो आप बोलना कि ये जो कन्वेक्शन करंट है ना, जो कन्वेक्शन करंट है, ये कभी भी यार इस ऊंचाई तक जा ही नहीं पाता, नहीं जा पाता, तो क्या होता है, आपका तापमान बढ़ ही नहीं पाता। सो इसीलिए हमारे जो माउंटेन पीक्स होते हैं, हमारी जो ऊंचाइयां होती हैं, उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर कम मिलता है। टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम। सो इसीलिए आप बच्चों ने बहुत सही बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे मित्रों, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तापमान घटेगा, ठीक है। और जब तापमान घटता है तो उससे क्या होता है, आज ही बताया था मैंने, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तापमान घटेगा तो उससे वन्य जीव और जीव जंतु और पेड़ पौधों में क्या आएगा, बदलाव आएगा। उसी के हिसाब के पेड़ पौधे मिलेंगे, उसी के हिसाब के क्या मिलेंगे दोस्तों, आपको वन्य जीव जंतु मिलेंगे। ये बात तो सभी को पता है ना, या इसमें भी किसी को कोई डाउट है? ये तो मैं रोज पढ़ा रहा हूं दोस्तों इकोलॉजी के अंदर में। तो देखो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ना, दैट इज इंटरकनेक्टेड। आप देखोगे, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि यार वाह सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए। कोई डाउट है तो बताइए मुझे फटाफट से, देखिए जल्दी से, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एक बार लाइक और शेयर करो फटाफट।
चलिए, हो गया भाई सभी का? कोई दिक्कत, कोई डाउट है यहाँ पे? कौन बकवास कर रहा है भाई? क्या हो गया यार? तुम भी यार पता नहीं किस बात पे लग जाते हो यार। चिल रहा करो थोड़ा सा ना, थोड़ा चिल किया करो। ठीक है, ठीक है। बताओ, इतना तुम टेंशन क्यों लेते रहते हो यार? है भाई, चिल रहा करो, ठीक है? हर टाइम मत उबले रहा करो। फिर तुम्हें देख के ना ऐसा, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है कई बार। है तुम्हारा जो साइड इफ़ेक्ट है ना, फिर मेरे ऊपर आता है। मत किया करो ये, ओके? ठीक है ना? कोई बात नहीं, छोड़ो यार। अरे यार, सभी बराबर हो आप सारे लोग। अब क्या हुआ बताओ सलोनी, कुछ कोई प्रॉब्लम है? अरे क्या गलती की राज? कोई गलती नहीं है भाई, वो हो चुकी। वो यार कोई गलती नहीं थी यार, कोई गलती नहीं थी। एक बात को तुम कितना खींचते हो यार? कोई गलती थोड़ी ना थी यार उसकी। बोल दिया मैंने, बता दिया उसको, समझ गया वो, कोई टेंशन ही नहीं है। काहे को उस बात को बढ़ा देते हो तुम? चिल करो। देखो, ये प्लेटफॉर्म सभी का है यार, ऐसे मत किया करो, है ना? ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उस बात पे बार बार खींचने से उस बात की टांग कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कोई वास्तव में जेन्युइनली आके आपको परेशान कर रहा है तो दैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कई बार बहुत सारे बच्चे हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको दबाया करो। अभी कोई नहीं है, वो राज भी बेचारा अच्छे से पढ़ भी रहा है, वो तो देखिए उसकी बातों से लगता है क्या वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि उसने कोई गलती नहीं की, ठीक है? वो उसकी गलती नहीं है, वो एक जेन्युइन डाउट होता है जो बच्चे के मन में आता है, वो मुझे बताना था, उसमें बता भी दिया, कल वो बात खत्म ही हो गई हमारी, ठीक है? और आज तो मैंने बिल्कुल कुछ बताया भी नहीं, आज तो मैंने कमेंट ही नहीं देखी आप लोगों की। चिल करो यार, इतना मतलब उबलते नहीं, हर टाइम पे तुम उबलोगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है? ज़िंदगी में थोड़ा सा बैलेंस करना सीखो, है ना? मुझे भी आता है, गुस्सा भी आता है, ठीक है? मैं परेशान भी हो जाता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बैलेंस करता हूँ, ठीक है? जैसे येस्टरडे मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी था, अपसेट भी था, बट आप ही में से एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो उनकी एक बात ने मतलब मेरे को दोबारा जैसे नई ज़िंदगी दे दी हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, आप ही लोगों से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ डेली, ठीक है? और मैं परेशान भी आप ही लोगों की वजह से होता हूँ, ठीक है? कभी कभी मैं मोटिवेट भी आप ही से होता हूँ और कभी कभी मैं डिस्करेज भी आप ही लोगों की वजह से होता हूँ। आपको पता है ये बात? नहीं पता होगा, ठीक है? आप ही लोगों से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप ही से मैं डिस्करेज होता हूँ। इवन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरे जो फैमिली है ना, परिवार वाले, किसी दिन कहेंगे यार तू बड़ा खुश है, अपने आप ही हंस रहा है, ठीक है? और किसी दिन मैं उनको फ़ोन करता है ना मेरे को, मैं थोड़ा सैड सा रहता हूँ, ठीक है? तो कहते हैं क्या हो गया, कौन सी नैया लुट गई तेरी, ठीक है? अभी से तेरे हाल है, शादी हुई नहीं है तेरी, समझ रहे हो? अब तुम कहोगे सर शादी वाली बात फिर ले आए। अरे उम्र हो रखी है भाई मेरी, अब गर्लफ्रेंड वाली बात थोड़ी नहीं करूँगा, अब शादी वाली बात ही करूँगा, है ना? तो होता है यार, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो आप सभी, मैं कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाओ, और मैं अकेला नहीं कर सकता है भाई, मैं आपके सहयोग के बिना नहीं कर सकता, मैं बार बार बोलता हूँ। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आई विल मेक दिस प्लेटफॉर्म बेटर, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोज रियली कांट अफोर्ड दिस एजुकेशन, ठीक है? वो नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को मैं किसी के लिए भी, मतलब जो भी बच्चा यूट्यूब पे जाए एजुकेशन पर्पज से इन वीडियो को देखे, मैं ये चाहता हूँ वो जब इनको ख़त्म करे तो उनको लगे यार वाओ, ठीक है? वाओ। एंड सुनो, अभी सिर्फ एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, सून वी आर गोइंग टू लॉन्च सम अदर कोर्सेज ऑल्सो। मैं 9th क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स शुरू करने वाला हूँ, बट मैं तभी करूँगा जब आप लोग मुझे चीयर अप करोगे। तो रात में पढ़ाना इज़ लाइक, दिन में भी पढ़ा रहा हूँ मैं, रात में पढ़ाऊँ, इज़ लाइक वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट आई विल डू दैट, मैं उसको करूँगा। और कल हमारी मैकबुक की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है विद न्यू फ्लेवर, न्यू ट्विस्ट एंड न्यू फ्लेवर। सो मैं चाहता हूं कल सारे बच्चे जो है मैकबुक के अंदर में उपस्थित हों करंट अफेयर में। कल ना करंट अफेयर को, जो कल मैकबुक होगा उसको बहुत क्रिस्प रखेंगे, बहुत क्रिस्प मतलब टू द पॉइंट, लंबा नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा, कंसाइज होगा। देखो लास्ट क्लास में हमने जब किया था, तो लास्ट मैकबुक की क्लास के अंदर हमने कौन से मंथ का करंट अफेयर डिस्कस किया था? आई थिंक हमने अक्टूबर खत्म कर दिया था, सॉरी नवंबर खत्म कर दिया था ना।
सो अक्टूबर से हम करेंगे, पिछला भी करेंगे, ऐसा नहीं अक्टूबर ये नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, बट नवंबर से शुरू किया है तो मैंने नवंबर दिसंबर पहले आगे का निपटा देते हैं, उसके बाद पीछे भी चलेंगे, ठीक है। सो चिंता मत करना, सारे करंट अफेयर आपके पूरे कंप्लीट तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूं। कल मैकबुक की क्लास होगी, सब बच्चों को आना है। देखो जब हम हॉलीडे नहीं ले रहे तो आप भी नहीं लोगे, ठीक है, प्रॉमिस करो आप सभी बच्चे मेरे को। देखो हर एक टीचर का मोटिवेट करना, हर एक उसका मोटिवेशन मेरे लिए जरूरी है। मेरी अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों ऐप के ऊपर, सो मैं अभी इसको समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ क्लास ऑन द अनअकैडमी ऐप। एक मिनट रुकिएगा, मैं जो हम मॉर्निंग करंट अफेयर करते हैं ना सुबह 8 बजे, उसके बेसिस पे हम रोज टेस्ट करते हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर करेंगे, रात में 10 बजे उसके बेस पे हम टेस्ट करते हैं, उसमें वो भी होते हैं और अदर क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करते हैं। सो आप लोग आया करो, सारे के सारे बच्चे टेस्ट दिया करो, है ना। रात को 9 बजे पढ़ाई, 10 बजे पढ़ाई खत्म कर लो, उसके बाद आराम से लेटो, बढ़िया से फर्स्ट क्लास, ठीक है, लोट पलोट मारो और क्या करो, वीडियो देखो अलग अलग, है ना, टेस्ट दो, है ना। अभी आपके लिए टेस्ट भी लेके आएंगे इंडिविजुअल, हर सेगमेंट का सारी चीज प्लान है। आप बस बने रहो यार, आप बस बने रहो, और उम्मीद यही है आपसे कि इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में मेरी मदद करो, लोगों तक पहुंचाने में इसको मेरी मदद करो, ठीक है। अपना हर प्लेटफॉर्म एक बेहतर प्लेटफॉर्म है बाकी सभी के मुकाबले। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं उसको प्रमोट करें, लड़ाई झगड़ा मत किया करो यार, ठीक है। आपको किसी को कुछ किस दिन लड़ाई झगड़े का मन कर रहा हो, कुछ गुस्सा उस्सा आ रहा हो तो मेरे को बोल दिया करो, 2-4 मेरे को सुना लिया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं कमेंट बॉक्स में और देख लिया तो फिर मैं तुम्हें प्रसाद दे दूंगा, समझ रहे हो ना, देख लिया तो मैं प्रसाद भी दे दूंगा तुम्हें, नहीं। अरे ऑफलाइन क्लास में तो मतलब और भी मज़े आते थे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, अब तो ऑफलाइन समझो ख़त्म ही है, ठीक है। अभी फिर से आज पता तुम्हें कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, ताकि ऑफलाइन क्लासेस कुछ हैं जो चल रही हैं अभी भी डिस्पाइट द डायरेक्शन, तो उन पर छापेमारी होगी, फाइन लगेगा। तो ऑफलाइन तो भूल जाओ, पहले ऑफलाइन होता था, बड़ा मजा आता। ऑफलाइन जब मैंने स्टार्ट किया था वो जस्ट 22 ईयर ओल्ड, मैं 21-22 साल का था जब मैं पढ़ाता था। सोचो मैं खुद भी एग्जाम दे रहा होता था, ठीक है, और मैं पढ़ाता भी था। मतलब ऐसे ऐसे क्लास के अंदर एस्पिरेंट थे जो 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, मैं 1 बार एग्जाम दिया हुआ था, मैं इंटरव्यू दिया था मैंने, और उसके बाद मैं पढ़ाता भी था, मैं पढ़ता भी था। तो अलग अलग अनोखे अनोखे काम होते थे, बड़ा मज़ा आता था वहाँ। तो मैं बहुत टांग खींचता था यार बच्चों की, बहुत टांग खींचता था मैं, ठीक है, बहुत टांग खींच, लेकिन आज तक ना कोई मेरे से कभी बुरा नहीं माना। कुछ कुछ बच्चे हैं बुरा मान जाते हैं, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, इसको अभी समाप्त करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। लेट्स एंड दिस, और कल इसका नेक्स्ट, कल भी मैं क्लास लगाऊंगा इसकी, कल आपको इसका नेक्स्ट वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं कल इसकी छुट्टी नहीं करूंगा, सो ये मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी क्लास इसकी होगी। एंड गाइज आप दोस्तों अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हो। एंड नाउ मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, आप मंथली जो है वो अपनी एजुकेशन की फीस भर सकते हो मंथली। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, यू जस्ट हैव टू मेल मी sumitrathi3@gmail.com पे मेल कर दो। प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, एंड मेक श्योर दोनों के अंदर में आपका कोड क्या रहेगा, सुमित10। गाइज आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं यार, ठीक है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, सो ऑलवेज यूज द कोड सुमित10, सुमित10 का यूज करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अनअकैडमी की सेल्स टीम विल कॉल यू। सेल्स टीम का काम क्या होता है समझाना चाहूंगा मैं आपको। उसका काम होता है आपको गाइड करना, आपको बताना प्लस कोर्स के बारे में, है ना, आपके एजुकेटर्स के संबंधित बातें आपको समझाना। कई बार बच्चा समझ जाता है और कई बार नहीं समझता, कई बार तो यहीं से समझ जाता है, कई बार नहीं समझता तो वो हेल्प करने के लिए होते हैं। अब वो जब हेल्प करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि बच्चे के पास कोई कोड है या नहीं है, लेकिन आपके पास तो कोड है, तो आप बता दो हमारे पास कोड है, हम सुमित10 कोड यूज़ करने वाले हैं। नहीं होता है तो वो अपना एक कोड बताते हैं, तो उनका कोड यूज़ मत किया करो, ऑलवेज एजुकेटर का कोड यूज़ करो, ताकि आपको एजुकेटर कम से कम गाइड तो कर सकेगा ना, ठीक है। सो कभी भी वो रोज फोन करेंगे आपको, बट उनका काम यही है कि आपको गाइड किया जाए। गाइज यहां पर 10% आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा हर में, ऑप्शनल कोर्स में भी और कॉम्बो में। कॉम्बो का मतलब क्या होता है, जीएस प्लस ऑप्शनल, ठीक है, जीएस प्लस ऑप्शनल होता है। सो आप इसमें जुड़ सकते हैं। एंड गाइज जस्ट यूज द कोड सुमित10, ऑलवेज यूज द कोड सुमित10। सुमित10 कोड आपको यूज करना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कोड को यूज करेंगे एंड यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, सो मेक श्योर सुमित10 जल्दी से बोल दो फटाफट से, सुमित10 खास है, बाकी सब समझदार हैं और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है गाइस, इस पे भी ज्वाइन कर लो। मैं नहीं कहता सुमित राठी खास है, मैं कहता हूँ सुमित10 खास है, ठीक है।
सो ये एक माइनर फर्क होता है जो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए गाइस, ऊपर हमारा टेलीग्राम चैनल है, करंट अफेयर की अपडेट्स पीडीएफ्स वहीं पे मिल जाती है। आज की पीडीएफ मैं दे दूंगा। ऑन दिस नोट एमेंडिंग दिस सेशन, किसी भी बच्चे को मंथली ईएमआई के ऊपर सब्सक्राइब करना है, देखो जो कर सकते हैं वो नॉर्मली करो, जो मंथली ईएमआई बेसिस पे करना चाहते हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।